Hello guys, welcome to day 3 of our amazing series Indian Polity through Constitution। इसमें लेक्चर 2 में हमने इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट, उसके थ्रू हमने इंडियन फेडरलिज्म को और इंडिया एक फेडरेशन के तौर पे, राइट, या फिर इंडिया एक यूनियन के तौर पे एमर्ज कैसे हुई, उस पूरी हिस्ट्री को हमने देख लिया है। पिछला लेक्चर आप जा करके देख सकते हैं। इसमें कुछ एक चीजें, ठीक है, मैं बताना भूल गया था और साथ में ये पीवाईक्यूज डिस्कस करना मैं भूल गया था, राइट। तो अभी के इस छोटे से सेशन में ये जो पीवाईक्यूज है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इंडिया एज ए यूनियन, इससे पीवाईक्यूज कैसे बनाए हैं यूपीएससी ने, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर अनाउंसमेंट इज कि अभी के बाद से, फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद हम, ठीक है, सिटीजनशिप हम इसके बाद कवर नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि 5 से लेकर के जो आपके आर्टिकल 12 है, तब तक हम जो है सिटीजनशिप को नॉर्मली कवर करते हैं। बट सिटीजनशिप एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 9 तक के ये जो आर्टिकल है ना, ये डिसफंक्शनल हो गए हैं। तो जो सिटीजन ठीक है, शिप के लिए इंडिया में जो सिटीजनशिप एक्ट बना है 1955 का, इसके प्रोविजन काफी डीपर है, इन डेप्थ में है, और बेयरली यूपीएससी इससे पूछता है, राइट। लेकिन सिटीजनशिप वाले ही इसी चैप्टर में जो आपके पीआईओ वगैरह है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, आपके ओसीआई कार्ड एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है आपके किसी भी क्वेश्चन को पूछने की। हालांकि फिर भी पीवाईक्यू में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। इनर लाइन परमिट एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे करंट में जो चल रहे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। कि इनर लाइन परमिट इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस किस एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, कौन से अरेंजमेंट के थ्रू, कौन सी स्टेट में इनर लाइन परमिट इशू हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस पे जो है सिटीजनशिप पे लेक्चर, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के बाद आएगा। पहले फंडामेंटल राइट्स अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि सिटीजनशिप एक लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले बढ़िया है कि ब्रॉडली हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, जिनसे हर साल क्वेश्चन बनेंगे और 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम पहले कवर कर लें। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो फंडामेंटल राइट्स पे होगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पूरे फंडामेंटल राइट्स कवर कर दिए, उसके बाद जो भी हमारा वो टॉपिक होगा, उससे पीवाईक्यूज किस किस तरीके से पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में, उस पे एक लेक्चर, एक वीडियो आती रहेगी। सो अप्रोच विल बी, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, ठीक है, उसके डायरेक्ट जो उस राइट उस कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट टेक्स्ट को पहले पढ़ें, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझें, और उसके बाद जो है हम आए पीवाईक्यूज पे। तो आई थिंक ये जो है पॉलिटी का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देने के लिए काफी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फेडरलिज्म को पिछले लेक्चर में पढ़ा, अब देखते हैं इससे यूपीएससी ने पीवाईक्यूज किस किस तरीके से पूछे हुए हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है 2017 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, इनमें से बताओ कि भैया इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन नहीं है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमने ऑलरेडी देखा है कि फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या होते हैं, ठीक है, पिछले इसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म किन किन चीजों की बात कर रहा है, राइट। तो इसमें वो सारे प्रिंसिपल इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि इंडिया एक, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। व्हाई? प्रीवियस लेक्चर को देखो, आपको कंप्लीट पता चलेगा कि भैया फेडरलिज्म के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है। सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है कि पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। यस, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन सी लिस्ट में। थर्ड, कि फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इज समथिंग नोन एज असिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यही कहता है कि भैया जो डिफरेंट स्टेट्स है उनके पास ऑटोनॉमी डिफरेंट है और उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो ये भी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में फिट बात बैठती है कि इंडियन फेडरलिज्म इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड एज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, राइट। ये जो फोर्थ लाइन है ना, इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ, है ना, among द फेडरेटिंग यूनिट्स, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नॉट ए फीचर पूछा गया। व्हाई? बिकॉज इन द फेडरेटिंग यूनिट्स, दैट इज द स्टेट्स। याद रखना, इंडिया में फेडरेटिंग यूनिट्स सिर्फ स्टेट्स हैं, यूटीज नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 1 से मिलती है हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हमने देखा हुआ है आर्टिकल 1, ठीक है,
कवर किया हुआ है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी किस चीज का पार्ट होगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया का। यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट सिर्फ स्टेट्स होंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट आपकी यूनियन टेरिटरीज भी होंगी, एक्वायर्ड टेरिटरीज भी होंगी। ये हमें आर्टिकल 1 ने बताया है। समझ रहे हो बात को? तो इसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि भैया इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है, फेडरेटिंग यूनिट्स का यूनियन है, बट ये स्टेट्स अपनी इच्छा से एक साथ नहीं आए हैं। समझ रहे हो? तो इन स्टेट्स की, ठीक है, इन स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जैसे यूएसए में जो, ठीक है, इनिशियली आपका फेडरेशन क्रिएट हुआ तो 13 स्टेट्स ने मिल करके एक फेडरेशन वहां पे क्रिएट की थी, यूएस, ठीक है, जो द फेडरेशन ऑफ यूएसए है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट स्टेट्स के बीच नहीं हुआ है। इनफैक्ट स्टेट्स की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है सेंटर की विल पे। सेंटर चाहे तो स्टेट को, राइट, अंडर विच आर्टिकल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इंडिया के अंदर के स्टेट्स को, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने, ठीक है, उनके साइज, उनके नाम, इन सब चीजों को चेंज करने, अल्टर करने, या फिर स्टेट को क्रिएट या डेमोलिश करने से डील करता है। कौन सा आर्टिकल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। तो ये जो है सेंटर डिसाइड कर रहा है स्टेट की एग्जिस्टेंस को। स्टेट्स आर नॉट डिसाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनियन इन इंडिया। दिस इज व्हाई इंडियन यूनियन, इंडियन फेडरेशन इज नोन एज an indestructible union of destructible states। समझ रहे हो? तो कि भैया स्टेट्स इंडिया में डिस्ट्रक्टिबल है लेकिन यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। स्टेट्स कैन नॉट चैलेंज द सोवरेनिटी ऑफ द यूनियन। सो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सवाल इन्होंने पॉलिटी में पूछा इस साल, डायरेक्ट रिपीट करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, राइट। दिस इज बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म अ यूनियन। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हाई? बिकॉज 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 फेडरेटिंग यूनिट्स जो कि स्टेट्स हैं, इनका कंसेंट, इनका ओपिनियन लिया ही नहीं जा रहा है इवन इनकी अपनी एग्जिस्टेंस में भी। समझ रहे हो? स्टेट्स को एकदम धराशायी किया जा रहा है। कहीं पे भी अगर मान लो किसी स्टेट को यूटी बना देना, उससे पूछ के नहीं बना रहे, हाँ बना दे तेरे को यूटी या नहीं। समझ रहे हो? तो इस चीजों के लिए ऑल्दो इनका ओपिनियन दिया जाएगा बट वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है आर्टिकल 3 के बारे में चीजों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बना हुआ है इसी कॉन्सेप्ट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। नाउ ये बहुत ही, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना भैया। ये ना आपसे अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है कि भैया आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्योंकि इसमें से जो भी आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे कि रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, भैया हाँ ये तो फेडरल, ठीक है, ये तो एक फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फेडरल फीचर है। वेस्टिंग द रेजिड्यूरी पावर विद सेंटर, ये तो है ही नहीं, राइट। क्योंकि फेडरल फीचर कहता है कि स्टेट्स के पास आप ज्यादा से ज्यादा पावर्स दो, आप भी, राइट। तो सेंटर के पास अगर आप रेजिड्यूरी पावर्स रह रहे हो, इट मींस सेंटर को आप पावरफुल बना रहे हो। ये फेडरेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ये तो है ही नहीं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नाउ ये तीनों है फीचर्स फेडरलिज्म के। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। समझ रहे हो? इट मींस इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे सिग्निफिकेंट कौन सा है? अब आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। सिमिलर नेचर का क्वेश्चन इन्होंने 2022 में पूछा था कि भैया इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, उसमें ऑप्शन कुछ ऐसे थे कि उसका आंसर इंडिपेंडेंट जुडिशरी था। यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 1 को देखते हैं कि अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली फेडरेशन के लिए होना जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है और रिजिड है। बट भाई सिर्फ रिटर्न और रिजिड बना करके क्या आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि ये एक फेडरेशन होगा? नो। व्हाई? भैया हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपने रिटर्न बना दिया, मान लो रिटर्न बना दिया, और उसके अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी बहुत रिजिड बना दिया, मान लो बना दिया, लेकिन उसमें स्टेट की एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा? नहीं। रिजिड बना दिया, बिल्कुल सही बात है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रिस्ट भी तो हो सकता है। सो दिस इज नॉट द आंसर, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब मान लो आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना दिया, बट वहां पे उस पूरे सिस्टम में स्टेट ही नहीं है, या फिर स्टेट के पास पावर ही नहीं है।
जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है बट स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, उनके पास पावर्स ही नहीं है। तो क्या चीज डिटरमाइन कर रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, कि भैया सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कराओ सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन मान लो आपने करा दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिड आपको बनाना पड़ेगा कि सेंटर अपनी विल पे उस पूरे प्रोविजन को चेंज ना कर दे। तीसरी सीक्वेंस में ये आएगा कि मान लो अगर आपने रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया, तो उस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कहीं जुडिशरी ऐसा ना कर दे कि वो सेंटर के पक्ष में करे, इसके लिए उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सो सीक्वेंस ये है, ये सीक्वेंस याद रखनी है, समझ रहे हो। जैसे यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीएपीएफ 2016 में, ये यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल सही बात, ये तो फीचर है कि हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल सही बात है। कोर्ट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट इज इंडिया में, ठीक है, सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हम ये देखेंगे, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आर्टिकल 265 के बाद के जो ये सारे प्रोविजंस है, ये सब हम देखेंगे, राइट। लेकिन ये जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहीं से वो आगे क्वेश्चन बना देंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फेडरलिज्म, स्टेट्स इन इंडिया आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स, नो, states are having their independent existence, they are having their own independent powers, states are not states are not answerable to central government, है ना। अपने डोमेन में काम करने के लिए स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, वो पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं स्टेट्स, समझ रहे हो। वो बात अलग है कि सेंट्रल, है ना, पार्लियामेंट इनकी एग्जिस्टेंस को चुनौती भी दे सकते हैं, स्टेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं पूरा, कि भैया यू विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए स्टेट नाउ, अमेलगमेट कर रहे हैं तुमको, ठीक है, मान लो यूपी को एमपी में अमेलगमेट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलोगे तुम अब, है ना, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर दोगे, तो मान लो जो ऐसी चीजें हैं वो तो कर सकती है, लेकिन स्टेट्स आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टेट, राइट। दिस इज व्हाई दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन इस तरीके से वो क्वेश्चन रिपीट करता है। सीडीएस 2010 में यही क्वेश्चन पूछा था और 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आई थिंक ये 2022 में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, राइट। मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करना भूल गया, लेकिन मुझे याद है कि यही क्वेश्चन उन्होंने एक बार फिर से पूछा हुआ है, right, same question ki which of the following in right to which of the following the residuary powers were conferred by फेडरेशन established by एक्ट ऑफ 1935। नंबर वन, आपको ये बात याद रखनी है, एक्ट ऑफ 1935 में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे, वो प्रोविजंस, ठीक है, या फिर फेडरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो इफेक्ट में आए ही नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी ही नहीं थी, सिर्फ स्टेट्स के चुनाव हुए थे, वो जो, ठीक है, वो जो 1937 के चुनाव हुए थे वो सिर्फ प्रोविंसेस के चुनाव हुए थे, सेंटर के लिए सरकार बनी ही नहीं थी जो इसमें प्रोविजन दिया गया था, समझ रहे हो। तो नंबर वन ये बात याद रखो। नंबर दो, आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें जो फेडरेशन बनी उसमें भी स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडियरी पावर्स का प्रावधान था, बट आजकल रेजिडियरी पावर सेंटर के पास रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस वक्त रेजिडियरी पावर्स ना स्टेट के पास थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, ये गवर्नर जनरल के पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो चीजों को रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। ये तो हमने देख लिया भैया, इनमें से which is not a characteristic feature of Indian federalism, right? That is, the federating units have consented to form a state because federating units माने states का कभी consent नहीं लिया जा रहा है एक यूनियन फॉर्म करने के लिए, राइट। इवन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस भी डिटरमाइन कौन कर रहा है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कहें तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज डिटरमाइनिंग बेसिकली कि स्टेट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब चीजें जो है यहाँ से कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि फ्यूचर में बने, बाकी कैसे कैसे बनेंगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये पूरी स्टोरी हमने नीचे की ऑलरेडी डिस्कस की है। एक चीज जो हमारी बच गई थी, वो बची थी कि भैया ठीक है, इंडिया में अगर आपको बाहर से कोई फॉरेन टेरिटरी लानी हो, ये भी याद रखना है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को तो कह रहा है आर्टिकल 2 कि अगर आपने बाहर से कोई मान लो टेरिटरी जीत ली, मान लो किसी कंट्री पे अटैक किया, उसकी कोई टेरिटरी जीत ली और उसे एडमिट करना हो इंडियन यूनियन में,
किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को बाहर से टेरिटरी को एडमिट करना, तो उस एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि अगर आपको इंडियन टेरिटरी का, ठीक है, सेसेशन करना हो, आई थिंक आई होप यही स्पेलिंग में करेक्ट लिख रहा हूं इसमें, अगर आपको इंडियन पॉलिटी का सेसेशन करना हो, ठीक है, सीड करनी हो इंडियन पॉलिटी को, इंडियन इंडियन किसी भी टेरिटरी को, तो उस टेरिटरी का प्रोसीजर, उस टेरिटरी को दूसरी कंट्री को देने का प्रोसीजर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? नहीं, वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वो प्रोसीजर कहां पे बताया? जुडिशरी ने बेरूबरी यूनियन केस में। हमने ऑलरेडी प्रियम्बल वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि ये बेरूबरी यूनियन केस 1960, ये कौन सा केस था? बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू, ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड ये एक केस था। आई होप मैं मैप सही बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना एक बेरूबारी यूनियन का एरिया था जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच उस वक्त एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी बेरूबारी यूनियन। और जो 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ उसमें ये बात लिखी गई कि ठीक है, बेरूबरी यूनियन को हम जो है अच्छे से डिवाइड करेंगे, आपस में बांट लेंगे इस यूनियन को, बट उसके लिए एनक्लेव्स का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी था, ठीक है, इंडिया से ईस्ट पाकिस्तान को एनक्लेव्स ट्रांसफर होना बहुत जरूरी था, मतलब हमें अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा देना था। इसी चीज की जब बात चली तो, है ना, इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा गया है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो अपनी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी किसी दूसरे देश को दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बेरूबरी यूनियन केस में अपनी जजमेंट दी कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो ये मेंशन नहीं है कि किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे, बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि यू कैन ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ नेशन टू द अदर कंट्री, राइट। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, इट मींस स्पेशल मेजॉरिटी से, यू डोंट नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, स्पेशल मेजॉरिटी से आप अमेंडमेंट पास करके इंडियन टेरिटरी का कोई हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को दे सकते हो। बट अगेन ये जो क्लॉज होगा ये लागू नहीं होगा किसी भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के लिए, राइट। मतलब कहीं पे अगर माइनर आपको लैंड बाउंड्री को, अगर कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, बाउंड्री यहाँ से जा रही है, आपको यहाँ से ले जाना चाह रहे हो, तो वो जो डिस्प्यूट है वो तो म्यूचुअल सेटलमेंट हो रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, समझ रहे हो? तो जहां पे ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर लैंड जो कि अभी तक कब्जे में थी इस देश के, वो किसी दूसरे देश को ट्रांसफर की जा रही हो, जहां पर ऐसा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अगर कहीं पे, राइट, नेट ओनरशिप अगर हम इसे कहें कि भैया सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, जमीन, जहां पे ऐसी ऐसी बात आ रही हो तो वहां पे आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज अगर आपको लैंड बाउंड्री कोई एडजस्ट करनी हो, इधर उधर करनी हो कि भैया हाँ ठीक है, ये वाला खूंटा तुम्हारा, यहाँ से आगे तुमने नहीं आना है, यहाँ से आगे हमने नहीं आना है, राइट, ऐसा जो माइनर एग्रीमेंट हो रहा हो उसके लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगेन ये डिस्टिंक्शन बिटवीन बाउंड्री एग्रीमेंट और ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स भी कहीं पे ये क्लियरली डिफाइन नहीं है ना? तो हम भी कोई नहीं होते हैं इसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके डिफाइन करने वाले। ये कहीं क्लैरिटी नहीं है कि ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अधीन आएगा या फिर ये आपके नेट ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स के अंडर आएगा। सो दिस इज अबाउट इट, ठीक है, अभी के लिए यस वी कैन ट्रांसफर आवर टेरिटरी टू द अदर कंट्रीज, बट फॉर दैट पर्पज, राइट, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट करके आप जो है इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल्स। उसके बाद, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे ठीक हमें 3 से 4 घंटे लगाने हैं, अच्छे से कवर करेंगे पूरे सारे एस्पेक्ट्स वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टि और वहां पे कोई पीपीटी के थ्रू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रियल जो टेक्स्ट है अपना, उसके थ्रू हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए अपनी, ठीक है, कि किस तरीके से इन लेक्चर्स को और बेटर बनाया जा सकता है। टेक केयर, बाय बाय।